वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 की 250 शब्द और 15 अंक के यह प्रश्न है, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी करें। इस प्रश्न में जो बात ध्यान देने की है वह है नरमपंथियों की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन का आधार और उस पर टिप्पणी करना। निश्चित रूप से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 था और उस 1857 के बाद जब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में आ गई, ब्रिटिश राजा के नियंत्रण में आई, तो उस समय का जो पूरा माहौल था वह ब्रिटिश शोषण की प्रक्रिया का, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का उच्चतम दौर था, जिसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां काफ़ी बदतर थीं और जिसके पीछे ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां ही जिम्मेदार थी, उसकी साम्राज्यवादी नीतियां ही जिम्मेदार थी। ऐसे में पिछले सालों के दौरान जबकि यहाँ पर धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन चले थे, उसमें भारत के कुलक तबके ने, जो कि अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ा लिखा था, उसने न सिर्फ भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक स्थितियों को समझना शुरू किया, बल्कि उनके अंदर से ही अपने देश के लोगों के प्रति एक ऐसा वर्ग भी उभरा जिसने इस देश के लोगों की जो स्थितियां थी उसके जो उनका शोषण था, उन शोषणों के खिलाफ अपनी आवाज़ों को उठाना शुरू किया। नरमपंथी दरअसल उसी आवाज़ों का एक हिस्सा थे और उन्होंने दरअसल ब्रिटिश सरकार थी या जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ किसी क्रांतिकारी संघर्ष में जाए बिना, बल्कि निवेदन, प्रतिवेदन और आवेदन के जरिए ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत ही जो भारतीयों की न्याय संगत मांगे थी, उन न्याय संगत मांगों के संदर्भ में उनसे छूट चाहते थे, उनसे राहत चाहते थे और वह इसी तरह की स्थितियों की वकालत कर रहे थे। ऐसे में नरमपंथियों ने दरअसल अपने पूरे विचार के जरिए, अपने पूरे व्यवहार के जरिए एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की एक ऐसी स्थिति को पैदा करना शुरू किया जिसने व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद रखी। यह प्रश्न इसी संदर्भ में है और उसको इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। इस प्रश्न का जो शुरुआत होगी वह इस तरह से होनी चाहिए कि नरमपंथी नेता किसी त्वरित बदलाव के विरुद्ध थे। निश्चित रूप से वह किसी तरह के बदलाव के विरुद्ध थे, वो कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना चाहते थे। वह ब्रिटिश सत्ता से सहयोग और सहायता के हिमायती थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह अंग्रेजों को भारतीय जनता की न्याय संगत मांगों के संदर्भ में समझा सकेंगे। यानी कुल मिला के उनका ब्रिटिश सत्ता में भरोसा था और ये वो सोचते थे कि यूरोप की जो लोकतांत्रिक परिवेश है उसी परिवेश के अंतर्गत यहाँ पर भी वह निश्चित रूप से जो ब्रिटिश सत्ता है या अंग्रेजी सत्ता है उसको अपनी जो लोकतांत्रिक मांगे हैं, जो न्याय संगत मांगे हैं, उनको समझा देंगे और उनसे वह छूट हासिल कर सकते हैं या उनसे वह न्याय हासिल कर सकते हैं। वह व्यापक जनमानस के बीच वैधानिक आंदोलन के जरिए जन जागरण और जन शिक्षा का विकास करने के पक्ष में थे। यानी वह किसी तरह के ब्रिटिश सत्ता के विरोध में नहीं थे, न वह ब्रिटिश सत्ता के साथ कोई संघर्ष चाहते थे, बल्कि वो वैधानिक तरीके से, यानी एक तरह से संसदीय तरीके से वह लोगों में जन जागरण पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जन शिक्षा का विकास करने के पक्षधर थे। ऐसे में यह नेता भारतीय एकता के पक्षधर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने इस एकता पर जोर दिया। इन्होंने यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रचार प्रसार का समर्थन किया। इससे पढ़े लिखे भारतीयों में एकता का संचार हुआ। नरमपंथियों ने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करके लोगों में आर्थिक चेतना जागृत की। दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे नेताओं ने अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की प्रक्रियाओं को भारत की गरीबी का कारण माना। उन्होंने जनता के सामने इसकी सच्चाई प्रकट की और उसकी गरीबी के लिए ब्रिटिश सत्ता को जिम्मेदार बताया। यानी नरमपंथियों का जो पूरा स्वरूप था, वास्तव में देखा जाए तो नरमपंथी जो थे वह राजनीतिक रूप से काफ़ी मृदु थे, काफ़ी उदार थे और वह किसी भी तरह से राजनीतिक स्वरूप में
ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वह ब्रिटिश सत्ता से ये उम्मीद करते थे कि अगर उनके सामने जो देशवासियों की अगर मांग रखी जाएगी, न्यायसंगत मांगे रखी जाएंगी, तो ब्रिटिश सत्ता जो है या अंग्रेज जो है वह काफ़ी इत्मीनान से विचार कर सकते हैं, उदारता के साथ विचार कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष पे वह उनकी पूरी भूमिका जो थी वह एक तरह से क्रांतिकारी भूमिका थी, जिसमें दादा भाई नेहरूजी की चाहे ट्रेंड थ्योरी रही हो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, या फिर रमेश चंद्र दत्त की जो पूरी थीसिस रही हो इसको लेकर की, और उन्होंने जो जिस पुस्तक की रचना भी की द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि रमेश चंद्र दत्त ने जो रचना की, उसमें उन्होंने भारत में जो भारत का जो आर्थिक शोषण था उसमें अंग्रेजों की जो भूमिका थी उस भूमिका को स्पष्ट रूप से रखना शुरू किया, और उस भूमिका को रखते हुए उन्होंने लोगों के अंदर आर्थिक चेतना और लोगों के अंदर इस बात को जनमानस में इस बात को स्थापित करने का भी प्रयास किया कि कैसे ब्रिटिश जो हैं वह भारत की आर्थिक बदहाली के जिम्मेदार हैं। तो दादा भाई नेहरूजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे नेताओं ने जब आर्थिक शोषण की प्रक्रियाओं को भारत की जनता के सामने रखना शुरू किया और यह स्थापित करने की कोशिश की कि दरअसल ब्रिटिश शोषण जो है वही भारत की गरीबी का कारण है, और इसको उन्होंने बहुत ही सचेत तरीके से भारत की जनता के सामने इस सच्चाई को प्रकट करने का प्रयास किया और इसके लिए ब्रिटिश सत्ता को ही जिम्मेदार बनाया। साथ ही यह ऐसा नहीं था कि वो ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक नकारात्मक रुख लेके वह इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे सिर्फ, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को भी और देश के लोगों को भी आर्थिक शोषण की इस प्रक्रिया से उबरने, इससे निकलने के रास्ते भी बताने की कोशिश की। इसी संदर्भ में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के प्रति लोगों के अंदर रुचि जगाने की प्रयास किए। यानी कि भारत में जो लोग थे, यानी जो जनमानस था, उसके अंदर स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया, जिससे कि अगर लोग स्वदेशी वस्त्रों को या स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अपना आग्रह दिखाते हैं तो निश्चित रूप से इससे भारतीय जो उद्योग होंगे उनको लाभ पहुंचेगा। और इसके लिए औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना, स्वदेशी का अभियान चलाना, यह कुल मिला के इन नरमपंथियों की देन थी, इन उदारवादी नेताओं की देन थी। नरमपंथी आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ब्रिटिश अधीनता को खत्म करने के पक्ष में थे। इन नेताओं द्वारा सुझाई आर्थिक नीतियों का स्वरूप साम्राज्यवाद विरोधी था। निश्चित रूप से भारत में जो स्वदेशी का आंदोलन था, और जिस स्वदेशी की आंदोलन की सबसे पहली धमक हमें 1895 के आसपास महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जो व्यापक स्वदेशी आंदोलन मिलता है जिसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, वही आगे चल के 1905-06 के दौरान स्वदेशी आंदोलन के भारतीय स्वरूप के रूप में प्रकट होता है, और जो आगे चलकर गांधी जी के भी आंदोलनों का एक प्रमुख मुद्दा बनता है। उसके पीछे दरअसल इन्हीं नरमपंथी नेताओं की वह शुरुआत थी जिसने इस तरह की स्थिति को पैदा किया था। हालांकि इन सबके बावजूद इन नेताओं की कुछ बुनियादी कमजोरियां भी थी। यह सत्ता से याचना और आवेदन की नीति के समर्थक थे। जाहिर सी बात है, इसके बारे में हमने आपसे पहले बात की है, और यह नेता अंग्रेजी सत्ता के औपनिवेशिक शासन की वास्तविकता को भी नहीं समझ सके। निश्चित रूप से इसीलिए इन्होंने याचना या आवेदन की जो प्रक्रिया थी उसको फॉलो करने का प्रयास किया, उसको स्वीकार करने का प्रयास किया, क्योंकि यह उस स्थिति को नहीं समझ सके थे। ये दरअसल यह नहीं समझ सके कि दरअसल अंग्रेजों का जो पूरा रवैया है वो भारत के शोषण का है। वो भारत के अंदर किसी भी तरह की एक सुव्यवस्थित एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर नहीं है, बल्कि वह अधिक से अधिक शोषण करके ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के पक्षधर हैं। शायद नरमपंथी नेता इस बात को नहीं समझ सके थे, और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जनता के संघर्ष को ये संगठित नहीं कर सके। बावजूद इसके ऐसा नहीं माना जा सकता कि इन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवादी चेतना को विकसित नहीं किया। निश्चित रूप से इनकी गतिविधियों ने भारत में जो राष्ट्रवादी चेतना थी उसका विकास किया, और उसका विकास ही नहीं किया बल्कि उसकी बुनियाद भी तैयार की। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।